नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूजीसी नेट इनसाइट के यूट्यूब चैनल पर। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ का। तो इस सेगमेंट में हमने 2018 से डिस्कशन करना प्रारंभ किया है और हमने इससे पहले जून 2018 में जो क्वेश्चन आए हुए थे उनका कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। इस सीरीज के तहत हम दिसंबर 2018 के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं और हमने एक पैटर्न रखा है डिस्कशन करने का कि हम पूरे पेपर को यानी कि 100 क्वेश्चन को 4 पार्ट में डिवाइड कर करके डिस्कशन करेंगे। यानी कि एक वीडियो के अंतर्गत 25 क्वेश्चन का और जिसका डिटेल एनालिसिस करेंगे ताकि उससे संबंधित और भी क्वेश्चन जितने बन सकते हैं उन सब का डिस्कशन करते चला जाए, जिससे भविष्य में उससे क्वेश्चन बनने की जो संभावना हो वो साथ ही सॉल्व होती चली जाए। तो इस प्रकार से हमारा एक बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच में कंप्लीट तैयारी प्रिपरेशन होगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ भविष्य में जो क्वेश्चन बनते हैं उनको भी हम डील कर सकते हैं। तो जून 2018 का हमने कंप्लीट कर लिया है और दिसंबर 2018 के अंतर्गत हमने प्रथम 25 क्वेश्चन यानी कि सेकेंड पेपर का हिस्ट्री का 25 क्वेश्चन हमने इसके पहले पार्ट में डिस्कशन कर लिया है। ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम अगले 25 क्वेश्चन के तरफ बढ़ेंगे, यानी कि 51 से। इसमें इस पीडीएफ में कंप्लीट पेपर है, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर है। तो सेकंड पेपर हमारा 51 क्वेश्चन नंबर से शुरू होता है। तो हमने 51 से 75 तक क्वेश्चन का डिस्कशन पहले पार्ट के अंतर्गत कर लिया है और दूसरे पार्ट के अंतर्गत हम 75 से 100 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। हाँ, एक और आपको ज़रूरी सूचना दे दें, इस चैनल पे आपको हायर एजुकेशन से संबंधित तमाम जानकारियाँ दी जाती हैं, वो इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए उपयोगी हैं, जिनमें यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम, पीएचडी के एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराए जाते हैं और साथ ही जो असिस्टेंट प्रोफेसर या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरशिप की आती हैं, वो तमाम एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराए जाते हैं उन सब की जानकारी इस चैनल पे दी जाती है और पर्टिकुलरली हिस्ट्री सब्जेक्ट की यहाँ डिटेल तैयारी कराई जाती है इस चैनल पे। और बात करें यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की, तो वो एग्ज़ाम से 1 महीना पहले आपको रैपिड क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे और जो उनके इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल सेगमेंट हैं उनको कराया जाएगा। तो आप निश्चिंत रहें, फर्स्ट पार्ट का क्विकली आप अदर सोर्सेज से पढ़ाई करते रहें, लेकिन उनका रैपिड रिवीजन हम इस पे कराएंगे लास्ट के 1 महीने में, यानी नवंबर से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री का जो सेकंड सेगमेंट है डिस्कशन का, दिसंबर 2018 का जो क्वेश्चंस हैं, जो 75 से आज 100 क्वेश्चन का डिस्कशन शुरू करेंगे। तो चलिए वो डिस्कशन शुरू करते हैं। ये रहा हमारा 75 क्वेश्चन जिसका डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है और बढ़ते हैं 76 क्वेश्चन की तरफ। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों दे रखा है, तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसके साथ आप जा सकते हैं, लेकिन डिस्कशन यहाँ पे हिंदी में ही किया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आज का 76 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको ग्रंथ दिए गए हैं और दूसरे तरफ उसके लेखक दिए गए हैं। पहला है नर्ममाला के क्षेमेंद्र हैं, दूसरा रत्नावली के हर्ष, तीसरा है प्रतिमा नाटक के भास और चौथा है मालती माधव के भारवी। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ग्रंथ किस लेखक से संबंधित नहीं है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। इसका सही उत्तर है फोर्थ, यानी मालती माधव के जो रचनाकार यानी लेखक हैं भारवी, इसमें दिया गया है, ये ऑप्शन गलत है। जबकि मालती माधव नामक ग्रंथ की रचना जो है भवभूति ने की थी और भारवी की जो रचना है वो किराता अर्जुनियम है। तो इस प्रकार से जो डी है वो कथन गलत हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा, मालती माधव रचना जो है भवभूति की है और किराता अर्जुनियम जो है वो भारवी की रचना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किस कवि ने अपने को कलिकाल
वाल्मीकि कहा है? पहला है भवभूति, दूसरा है कालिदास, तीसरा है राजशेखर, चौथा है संध्याकर नंदी। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन से कवि अपने आप को कलिकाल वाल्मीकि कहा है। इसका सही उत्तर है फोर्थ, संध्याकर नंदी। जो संध्याकर नंदी थे वो अपने आप को कलिकाल वाल्मीकि कहा है। और बात करें तो पाल वंशी शासक रामपाल के ये आश्रित रहे हैं, और जो संध्याकर नंदी हैं वो पाल शासक रामपाल के आश्रित कवि रहे हैं, और उनकी प्रशस्ति के रूप में रामपाल चरित की उन्होंने रचना की, जिसमें वो स्वयं को कलिकाल वाल्मीकि कहे हैं तथा रामपाल को कलयुग का राम कहा है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस ग्रंथ में या किस रचना में या किस शासक को कलयुग का राम कहा गया है, तो वो रामपाल हैं। और रामपाल चरित्र जो लिखा है संध्याकर नंदी द्वारा लिखा गया है, और रामपाल चरित्र में ही संध्याकर नंदी अपने आप को कलिकाल वाल्मीकि कहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78। आप एक काम कर सकते हैं कि इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके इसका पीडीएफ निकलवा लें, और साथ ही जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो बन रहे हैं आप इसमें साइड में नोट डाउन करते चलेंगे, और बाद में एग्ज़ाम के समय एक क्विक रिवीजन करेंगे तो आपका बहुत अच्छे से और जल्दी एक कंप्लीट प्रोसेस में आपका तैयार हो जाएगा। बाकी आपको जैसे अच्छा लगे वैसे आप मैनेज कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78। ऋग्वैदिक का प्राचीनतम भाष्यकार निम्नलिखित में से कौन है? पहला है माधव भट्ट, दूसरा है सायण, तीसरा है स्कंद स्वामी, चौथा है वेंकट माधव। इसका सही उत्तर है तीसरा, यानी कि स्कंद स्वामी जो है ऋग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार हैं। अगर हम बात करें तो स्कंद स्वामी जो है लगभग 630 ईसा काल का है, और वेंकट माधव जो है 10 से 11वीं सदी में विद्यमान थे, और सायण विजयनगर साम्राज्य कालीन जो 14वीं शताब्दी की विभूति थे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79। 1121 ईस्वी यानी 1121 ईस्वी के एक अभिलेख में एक आयुर्वेद विद्यालय का उल्लेख है जहाँ चरक संहिता एवं वाग्भट के अष्टांग हृदय की पढ़ाई होती है। वह विद्यालय कहाँ था? पहला है नालंदा, दूसरा है तिरुवातुंदुरई, तीसरा है वल्लभी, चौथा है वाराणसी। इसका सही उत्तर है 2, यानी कि तिरुवादुतुरई इसका सही उत्तर है। यानी 1121 ईस्वी के जो एक अभिलेख में तिरुवाडुतुरई के एक आयुर्वेद विद्यालय का उल्लेख है जहाँ चरक संहिता एवं वाग्भट के अष्टांग हृदय की पढ़ाई होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 है कि महमूद खिलजी द्वारा गुजरात के सोम मंदिर के नष्ट किए जाने के उपरांत निम्नलिखित में से किस शासक ने उसका पुनरुद्धार किया? आपके लिए ऑप्शन है, एक है जो पहला है भोज, दूसरा जय सिंह, तीसरा कर्ण और चौथा कुमारपाल। इसका सही उत्तर है फोर्थ, यानी कि जो कुमारपाल हैं वो महमूद खिलजी द्वारा गुजरात के सोमनाथ मंदिर के नष्ट किए जाने के उपरांत उसका पुनरुद्धार किया था। तो अगर इसकी व्याख्या करें तो बताएं कि गुजरात का जो चालुक्य या सोलंकी वंश था उसके शासक कुमारपाल जो 1153 से 1173 ईस्वी तक थे, ये जैन होते हुए भी सोमनाथ मंदिर जो कि शिव मंदिर था उसका पुनरुद्धार करवाया, और जिसको महमूद खिलजी द्वारा तोड़ दिया गया था, और वहाँ जाकर के ये पूजा अर्चना की तथा कुछ और शैव मंदिरों का भी ये निर्माण करा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बारिश हो रही है, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, तो जिससे आपको सुनाई दे रहा होगा, तो कृपया उधर ना ध्यान दें, अपने पढ़ाई पे फोकस करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81। अभिनव गुप्त निम्नलिखित किस संप्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य थे?
पहला है प्रत्यभिज्ञा, दूसरा है पाशुपत, तीसरा है लिंगायत, चौथा है कापालिक। इसका सही उत्तर है पहला, यानी प्रत्यभिज्ञा जो है अभिनव गुप्त प्रत्यभिज्ञा संप्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य थे। अभिनव गुप्त जो 975 से 1025 ईस्वी के आसपास ईस्वी के दार्शनिक, रहस्यवादी एवं साहित्य शास्त्र के आचार्य थे। तो ये दार्शनिक थे, रहस्यवादी दार्शनिक, साहित्य शास्त्र के ये जानकार थे और इनका संबंध कश्मीर से था। ये तंत्र के पंडित थे और ये साथ ही अलंकार शास्त्र के भी ज्ञाता थे। इन्होंने रस सिद्धांत की मनोवैज्ञानिक व्याख्या की थी और साथ ही प्रत्यभिज्ञा और त्रिक दर्शनों को प्रौढ़ भाष्य प्रदान कर इनके तर्क की कसौटी पर इनको व्यवस्थित किया था। और इन्होंने ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विमर्शणी नामक ग्रंथ की रचना की थी। विमर्शिणी यानी ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विमर्शिणी की रचना की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82। दो दिए गए हैं, एक कथन और कारण है। आपको बताना है कि कौन सही है, कौन गलत है या कौन किसकी व्याख्या करता है। तो कथन ए है, नाना देश व्यापारिक संघ ने दावा किया कि उन्होंने अनेक देशों में भ्रमण किया। और कारण है कि सुमात्रा में लोबुतुआ से प्राप्त 11वीं शताब्दी के एक खंडित तमिल अभिलेख में उनका उल्लेख मिलता है। अब आपको बताना है कि पहला ऑप्शन आपके लिए कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा कथन है ए सही है परंतु आर गलत है। चौथा कथन है कि ए गलत है पर आर सही है। आपको इसमें से बताना है। इसका सही उत्तर है पहला, यानी कि ए और आर दोनों कथन सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। बात करें इसकी व्याख्या की तो दक्षिण भारत के लेखों में हमें मणिग्रामम, नानादेशी, वलंजियर, तेलिन आदि व्यापारिक संघों के विषय में सूचनाएं हमको मिलती हैं। एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं कि दक्षिण भारत के लेखों से हमें मणिग्रामम, नानादेशी, वलंजियर, तेलिन आदि व्यापारिक संघों के विषय में हमको सूचनाएं मिलती हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण नानादेशी नामक संगठन था जो अपने उद्यम के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। ये जो नानादेशी थे ये स्थल तथा जल मार्गों से यात्रा करते थे। पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाहों से इनके जहाज जो है चीन तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य द्वीपों में आते जाते रहते थे। सुमात्रा में लोबुतुआ से प्राप्त 11वीं शताब्दी में एक खंडित तमिल अभिलेख जो है उसमें भी नानादेशी व्यापारिक संगठन का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार से पहला कथन सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83। परमार्थ चीन में 20 वर्षों से अधिक रहे और वहाँ उन्होंने 70 बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। वे कहाँ के थे? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कांची, दूसरा नालंदा, तीसरा वाराणसी, चौथा उज्जैन। इसका सही उत्तर है फोर्थ, यानी उज्जैन। परमार्थ का जन्म जो है उज्जैन में 499 यानी 499 ईस्वी में और उनकी मृत्यु जो है 569 यानी कि 569 ईस्वी में लुओयांग में यानी कि चीन में हुई थी। परमार्थ को बहुत से यानी कि लगभग 70 ग्रंथ बौद्ध ग्रंथों को इन्होंने चीनी भाषा में अनुवाद कराए जाने के लिए जाना जाता है और परमार्थ को चीनी बौद्ध धर्म में कुमार जीव की तरह महान अनुवादक माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन से लेखक और उनकी रचना का सही युग्म सुमेलित नहीं है? यानी कि बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। पहला है हसन निजामी की तारीख ए शाही, दूसरा है मिनाज सिराज की तबकात नासरी, तीसरा है अमीर खुसरो की हस्त बिहिस्त,
चौथा है जियाउद्दीन बर्नी की फतवा है जहांदारी। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका सही उत्तर है पहला, यानी हसन निजामी की तारीख-ए-शाही पुस्तक जो है वो सुमेलित नहीं है। तो अगर बात करें हसन निजामी की, तो इनकी पुस्तक का नाम ताजुल मासिर था, जो बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक के इतिहास का वर्णन करता है। जबकि जो तारीख-ए-शाही है उसकी रचना अहमद यादगार ने की थी। इसका एक और नाम हमको देखने को मिलता है तारीख-ए-सलातीन अफ़गाना, यानी कि तारीख-ए-शाही की जो दूसरा हमको नाम देखने को मिलता है उसका नाम तारीख-ए-सलातीन अफ़गाना भी है। इसको तारीख-ए-शाही भी कहते हैं। इसमें अफ़गान शासकों के बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से पहला कथन गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85। इसमें आपको बताना है कथन और कारण दिया गया है और इसमें से सही बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला कथन ये है कि दास प्रथा एक संस्था थी जो लंबे समय से दक्षिण और उत्तर भारत दोनों में विद्यमान थी, और जो कि उसका कारण आर दिया गया है। लेख पद्धति उल्लेख करती है कि दास सैन्य अभियानों में बंदी बनाए गए और लोगों में से नहीं बनाए जा सकते थे, न ही स्वतंत्र व्यक्ति अभावग्रस्तता के कारण स्वयं को दासता के लिए प्रस्तुत कर सकते थे। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। कथन ए दिया गया है, दास प्रथा एक संस्था थी जो लंबे समय से दक्षिण और उत्तर भारत दोनों में विद्यमान थी, और उसके लिए कारण आर दिया गया है। लेख पद्धति उल्लेख करती है कि दास सैन्य अभियानों में बंदी बनाए गए लोगों में से नहीं बनाए जा सकते थे, न ही स्वतंत्र व्यक्ति अभावग्रस्तता के कारण स्वयं को दास के लिए प्रस्तुत कर सकते थे। तो इसके लिए आपको कोड दिया गया है। पहला है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा कथन है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा कथन है ए सही है परंतु आर गलत है। चौथा कथन है कि ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें से आपको बताना है। इसका सही उत्तर है तीसरा, यानी कि ए सही है लेकिन आर गलत है। तो इसकी व्याख्या अगर हम करें तो भारत में जो है दास प्रथा की जो प्राचीनता है हमको ऋग वैदिक काल तक जाती है, और उत्तर वैदिक काल के साहित्य से भी हमें दासों के विषय में जानकारी मिलती है। मौर्य युग में भी हमें दासों का वर्णन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है, और मनु स्मृति में भी दासों का उल्लेख किया गया है। अन्य स्मृतिकारों ने भी दासों का वर्णन किया है, जबकि लेख पद्धति अज्ञातनामा लेखक द्वारा सल्तनतपुर गुजरात में लिखी गई। यानी कि जो लेख पद्धति है वो अज्ञात लेखक द्वारा लिखी गई है। सल्तनतपुर जो गुजरात में ये लिखा गया है, जिसमें प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, और इसमें घरेलू दास दासियों के कर्तव्यों का निरूपण किया गया है। और साथ ही इसमें बताया गया है कि लेख पद्धति जो है, इस लेख पद्धति में बताया गया है कि सैन्य अभियानों द्वारा बंदी बनाए जाने वाले लोगों को दास बनाए जाने का इसमें कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से जो तीसरा कथन है वो आपका सही हो जाता है कि पहला सही है और दूसरा कथन गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86, ये भी कथन और कारण है। कथन ये है कि चंगेज़ खां के परिवार का अर्धदैवी मूल और उसकी सफलता तथा जीवन वृत्ति ने उसके खानदान को प्रेरणा तथा रौब की वस्तु बना दिया था, और उसे 16वीं सदी तक अपने परिवार की संप्रभुता अक्षुण्ण बनाए रखी। उसके लिए कारण दिया गया है। चंगेज़ खान वंश का सम्मोहक ऐसा था कि तैमूर ने भी चंगेज़ खां के वंशज के नाम पर अपनी शक्ति का प्रयोग करना उपयुक्त समझा, और अमीर या बेग की विनम्र उपाधि से ही संतुष्ट रहा। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा इसमें से कूट सही है। तो जिसके लिए आपको कूट दिया गया है, पहला कूट है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा जो कूट दिया गया है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है।
तीसरा है ए सही है परंतु आर गलत है, और चौथा है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही उत्तर पहला है, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या है। अभी ये ऑलरेडी अपने आप में डिटेल बताया गया है, तो आप इसकी व्याख्या पढ़ लें, और दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87। एक ऊंट एक पैसे यानी डांग में मिलता है, लेकिन पैसा किसके पास है? उपयुक्त कथन में जियाउद्दीन बर्नी निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके शासन की स्थिति का उल्लेख कर रहा है? यानी आपको बताना है कि जियाउद्दीन बर्नी का ये कथन है और ये किसके शासन काल के बारे में बताता है कि एक ऊंट एक पैसे में मिलता है, लेकिन पैसा किसके पास है? पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, चौथा है फिरोज तुगलक। इसका सही उत्तर है पहला, यानी जियाउद्दीन बर्नी जो है मोहम्मद बिन तुगलक फिरोज तुगलक के काल में रहा है, और उसने तारीख फिरोज शाही तथा फतवा जहांदारी उसकी प्रसिद्ध ऐतिहासिक रचनाएं हैं। याद रखिएगा नाम, फतवा जहांदारी और तारीख फिरोज शाही। तारीख फिरोज शाही दिल्ली सल्तनत के 1259 ईस्वी यानी कि 1259 ईस्वी से 1352 यानी कि 1352 ईस्वी तक है, और तक के इतिहास का वो वर्णन करती है। और जो प्रस्तुत जो कथन है वो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको बताता है। अगर बात करें कि अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल, तो 1296 से 1316 ईस्वी तक, यानी कि 1296 से 1316 ईस्वी तक उसका शासनकाल रहा। और जो जियाउद्दीन बर्नी है उसके समय में आर्थिक स्थिति का वर्णन कर रहा है इस पुस्तक के इसके माध्यम से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88 है। उन दिनों मनोरंजन सामान्य बात थी। तीर्थयात्राओं के दिनों तथा सफ़र के महीनों के अंतिम बुधवार को दर्शक दीर्घाओं, सार्वजनिक उद्यानों या तालाबों के किनारे जगह पाना कठिन था। चारों ओर संगीत तथा नृत्य का वातावरण था। इन दावतों पर एक टंका या अधिक खर्च होता था। शेख नसरुद्दीन चिराग किसके शासन काल की बात कर रहा था? इसमें से आपको बताना है, पहला है बलबन, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है गयासुद्दीन तुगलक, चौथा है मोहम्मद तुगलक। इसका सही उत्तर है दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी की। तो शेख नासरुद्दीन चिराग ख्वाजा, जो शेख नासरुद्दीन चिराग थे, ये ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के प्रसिद्ध शिष्यों में से एक थे। और जो औलिया थे यानी शेख निजामुद्दीन औलिया, ये 7 सुल्तानों का राज्य देखे थे और जिन्होंने शासन किया था। अलाउद्दीन खिलजी भी उनमें से एक थे। और शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती परंपरा के जो सूफी थे। और बात करें औलिया को ही, तो इनको संगीत में अत्यधिक रुचि थी। और शेख नासरुद्दीन चिराग अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की शेख निजामुद्दीन औलिया के समय की तीर्थयात्रा के समय का वर्णन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89। जब यह सुल्तान अपने वस्त्र और बिछावन बदलता था, उसे बेचा जाता था और उसे प्राप्त धन अनाथ लड़कियों को दहेज के रूप में दिया जाता था। इस लोदी सुल्तान की पहचान कीजिए। पहला है इब्राहिम लोदी, दूसरा है सिकंदर लोदी, तीसरा है बहलोल लोदी और चौथा है मलिक काला। इसका सही उत्तर है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी लोदी वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। उसने राज्य के हिसाब किताब का लेखा जोखा जो है लेखा परीक्षण प्रणाली की इन्होंने शुरुआत की। बात करें खाद्यान्न करों को, जिसको अनाज कर कहा जाता था, को इन्होंने समाप्त कर दिया।
और व्यापार से इन्होंने प्रतिबंध को हटा दिया था, जिससे लोगों की आर्थिक क्षमता बढ़ सके। और फिरोज़ तुगलक की भांति सिकंदर लोदी भी बहुत ही दयालु यानी कि लोकोपकारी थे, मतलब कि सेवा भाव लोगों की, अपने जनता के कार्यों में रुचि रखते थे। और ये जो वक्तव्य के लिए कहा गया है तो ये सिकंदर लोदी के लिए कहा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, माफ़ करिएगा 90। निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन से सही हैं? पहला है, वल्लभाचार्य आंध्र प्रदेश के ब्राह्मण थे किंतु बनारस में रहते थे। दूसरा है, वल्लभाचार्य ने सबसे पहले दामोदर दास को ब्रह्म संबंध मंत्र द्वारा दीक्षा दी। तीसरा है, वल्लभ संप्रदाय में गुरु की गद्दी उनके वंशजों तक ही सीमित रही, उनके किसी भी शिष्य को दूसरों को दीक्षा देने का अधिकार नहीं था। चौथा कथन है, वल्लभ के अनुसार ब्रह्मा की प्रकृति को प्रस्तुत करने की दो अलग अलग रीतियाँ पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा हैं और गीता एक सच्चा शास्त्र है। तो ये 4 कथन दिए गए हैं और इनको हमको बताना है कूट के माध्यम से कि इनमें से कौन सा सही है। इसके लिए कूट बताया गया है। पहला है कि केवल 1 और 2 सही है। दूसरा कूट है कि केवल 2 और 3 सही है। तीसरा कूट है कि केवल 2, 3 और 4 सही हैं। और पांचवा कूट है, माफ़ करिएगा चौथा कूट है कि उपयुक्त चारों कथन सही हैं। तो एक बार से आप पढ़ सकते हैं इसको फिर से, और पढ़ने के बाद से ये ऑप्शन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, यानी कि जो चारों कथन हैं वो चारों कथन सत्य हैं। बात करें वल्लभाचार्य की तो ये मूलतः तेलंगाना के ब्राह्मण परिवार से थे और इनके माता पिता जब वाराणसी तीर्थ यात्रा पे आए थे तो तभी इनका जन्म वाराणसी में हुआ 1479 ईस्वी में। इन्होंने दक्षिण की विजयनगर राजसभा में शंकराचार्य के अद्वैतवादी सिद्धांतों, वेदांत तथा मायावाद का ये खंडन करके ईश्वर की ये भक्ति पर ज़्यादा बल दिए थे। वल्लभाचार्य ने सबसे पहले दामोदर दास को ब्रह्म संबंध मंत्र द्वारा दीक्षा दी थी और इनकी प्रमुख रचनाओं में पूर्व मीमांसा भाष्य तथा उत्तर मीमांसा, जिसे अणुभाष्य भी कहा जाता है, इन्होंने सुबोधनी टीका सिद्धांत यानी कि सुबोधनी टीका, सिद्धांत रस नामक अन्य इनके ग्रंथ है जिनकी इन्होंने रचना की थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91, शेख बायजीद के आध्यात्मिक उत्तराधिकारियों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता था। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शेख बायजीद के आध्यात्मिक उत्तराधिकारियों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता था। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा संबंध गलत है। पहला है इस्किया यानी कि मध्य एशिया और ईरान से संबंधित। दूसरा है बिस्तामिया जो तुर्की से संबंधित बताया गया है। तीसरा सत्तारिया जो भारत से संबंधित है। और चौथा जो है नूरबख्शिया मिस्र से। तो इसमें से बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका सही उत्तर है 4, यानी नूरबख्शिया मिस्र से संबंधित नहीं है। यानी नूरबख्शिया इस्लाम के सूफी संप्रदायों में से एक है। ये मूल रूप से ईरान से संबंधित है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, यानी नूरबख्शिया मिस्र से संबंधित न होकर के ईरान से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92, इसमें भी कथन और कारण दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा सही है। कथन पहला है कि 14वीं सदी का मध्य प्रायद्वीप में माबर और बंगाल की स्वतंत्रता तथा विजयनगर साम्राज्य और बहमनी सल्तनत की स्थापना का साक्षी था। इसके लिए कारण आर दिया गया है। मोहम्मद तुगलक अपने शासन के अंतिम वर्षों में क्षेत्रीय शक्तियों के प्रति नरम हो गया और उसने उसे अधिक स्वायत्तता प्रदान की। इसके लिए आपको कूट दिया गया है। पहला है ए और आर दोनों कथन सही हैं तथा
आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है ए सही है परंतु आर गलत है। चौथा है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। इसका सही उत्तर है तीसरा, यानी कि ए सही है परंतु आर जो है वो गलत है। बात करें कि एमबीटी की, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ तथा इसी के समय में ही दक्षिण भारत जो है भारत से स्वतंत्र हो गया था, मतलब दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हो गया था। उसके समय में कुल 34 विद्रोह हुए थे। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, 34 विद्रोह हुए थे, जिनमें से अकेले 27 दक्षिण भारत से हुए थे। मावर क्षेत्र यानी कि माफ करिएगा, माबर में सैयद हसन अहसान खान ने तथा बंगाल में गयासुद्दीन ने स्वतंत्र अपने आप को घोषित कर लिया था। उसी के समय में हसन गंगू ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। एक बार फिर से रिवीजन आपका रिपीट कर दे रहा हूँ कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ था और साथ ही उसी के समय में दक्षिण भारत भी है उससे स्वतंत्र हो गया था। अगर बात करें उसके समय में कुल विद्रोह तो 34 टोटल विद्रोह हुए थे, जिसमें से 27 अकेले दक्षिण भारत में हुए थे। माबर जो क्षेत्र था जिसमें सैयद हसन एहसान खान और बंगाल में गयासुद्दीन ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था और उस तरह से स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करते थे। और उसी के समय में हसन गंगू ने जो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी 1347 ईस्वी में। और इसी प्रकार से जो हरिहर और बुक्का है 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम वर्षों में क्षेत्रीय शक्तियों के प्रति जो नरम नहीं था, बल्कि वह स्वतंत्र होते राज्यों और नए राज्यों की स्थापना को रोक नहीं पाया था। तो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93, मौलाना कबीर सुल्तान के शिक्षक थे। मौलाना कबीर सुल्तान के शिक्षक थे, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के लिए वे हिरात चले गए। सुल्तान ने उन्हें वहां से बुलवाया और शेख उल इस्लाम के पद पर नियुक्त किया। कश्मीर के इस सुल्तान की पहचान कीजिए जिसने अपने शिक्षक को सम्मानित किया। पहला है सुल्तान कुतुबुद्दीन, दूसरा है सुल्तान सिकंदर, तीसरा है सुल्तान अली शाह और चौथा है सुल्तान जैनुल आबदीन। एक बार फिर कथन आप पढ़ सकते हैं और उसके लिए आपके लिए विकल्प है। इसका सही उत्तर है फोर्थ, यानी कि सुल्तान जैनुल आबदीन। बात करें जैनुल आबदीन की तो इसका जो मूल नाम था शाह खान था और इसके पिता सिकंदर शाह जो थे ये हिंदू मंदिरों को तोड़ दिए थे, तो इसने पुनर्निर्माण कराया और कश्मीर से जो ब्राह्मण पलायन कर गए थे उनको वापस आने के लिए प्रेरित किया। इसने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया, जजिया कर हटा दिया और इन सब नीतियों के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। और मौलाना कबीर को हेरात से बुलाकर जैनुल आबदीन ने शेख उल इस्लाम के पद पर नियुक्त किया और जैनुल आबदीन को वुड शाह यानी कि महान शासक के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का यानी 93 का सही उत्तर फोर्थ यानी सुल्तान जैनुल आबदीन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94, इसमें आपको कथन और कारण दिए गए हैं। कथन ए है, गिलॉम एडम ने इस मान्यता के आधार पर कि मामलुक मिस्र दोनों का समान शत्रु होगा, यानी कि मामलुक जो है मिस्र, माफ़ करिएगा फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। गिलॉम एडम ने इस मान्यता के आधार पर कि मामलुक मिस्र
दोनों का समान शत्रु होगा। लैटिन ईसाइयों और इल-खानिद ईरान के बीच गठबंधन के पक्ष का समर्थन किया था और इसके लिए कारण आर दिया गया है। मिस्र के साथ लाल सागर से होकर भारतीय व्यापार की नाकाबंदी के लिए नौसैनिक अवरोध खड़ा करने की धारणा और योजना एक नया विचार था, किंतु इसे कभी भी व्यवहार में नहीं लाया जा सका। तथापि लगभग 2 सदियों बाद पुर्तगालियों ने इसे कार्यान्वित किया। आप फिर से पढ़ सकते हैं इसको और इसके लिए आपको कथन दिया गया है। पहला है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा दिया गया है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है ए सही है परंतु आर गलत है और चौथा है कि ए गलत है परंतु आर सही है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही उत्तर है पहला, यानी कि दोनों कथन सत्य हैं और एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95। इस बादशाह ने स्थानीय और अन्य अधिकारियों से यात्रियों तथा व्यापारियों को क्षति नहीं पहुंचाने और यदि कोई व्यापारिक दुर्घटना में और बिना उत्तराधिकारी के मर जाता है तो उसकी संपत्ति को नहीं हड़पने का आदेश दिया। साथ ही अधिकारियों को व्यापारियों से केवल बाजार मूल्य पर ही माल खरीदने को कहा। इस शासक को पहचानिए। पहला है शेरशाह, दूसरा अकबर, तीसरा जहांगीर और चौथा शाहजहां। आप पढ़ सकते हैं और उत्तर दे सकते हैं। इसका सही उत्तर है पहला शेरशाह। बात करें इसकी व्याख्या की तो अब्बास खान सरवानी की जो पुस्तक है तारीख शेरशाही जो फारसी में लिखी गई थी, यह पुस्तक अकबर के शासनकाल में यानी 1579 ईस्वी में पूरी हुई। यह पुस्तक 3 भागों में बांट करके लिखी गई है, जिसमें से पहला भाग जो है शेरशाह सूरी की शक्ति तथा प्रशासनिक सुधारों से संबंधित है। इस पुस्तक के अलावा अहमद यादगार की पुस्तक तारीख शाही से भी सूरवंश का प्रमाणिक विवरण मिलता है। और शेरशाह ने व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए प्रत्येक प्रांत जिले व मार्ग में लगने वाली चुंगियों को हटा करके केवल 2 चुंगियाँ लगाई और एक राज्य में व्यापारिक वस्तुओं के प्रवेश करते समय तथा दूसरा बिक्री के समय। तो ये जो कथन दिया गया है ये शेरशाह सूरी से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96। किसने धाय कुल के संबंध में अपने संबंध को परिभाषित करने के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्य कहा? मेरे और अजीज के बीच दूध की नदी है जिसे मैं पार नहीं कर सकता। पहला है बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर, चौथा जहांगीर। इसका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 96 का सही उत्तर है थर्ड यानी अकबर। ये जो कथन इन्होंने अकबर ने कहा है यह मिर्ज़ा अजीज कोका के लिए इन्होंने कहा है कि मेरे और अजीज़ के बीच जो है दूध की नदी है और मैं इसे पार नहीं कर सकता। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97। ईरान से आया रफ़ीउद्दीन शिराज़ी लिखता है कि मैं आगरा में यानी कि मैं भीड़ के बीच तंबू के बने घेरे में खड़ा था। तभी अचानक आवाज़ गूंजी, खुदा राजा की रक्षा करे। मैं समझा कि राजा आ गया है। मैंने देखा कि 20 वर्ष का एक युवा अपने प्रिय लोगों की ओर झुका हुआ था। मैंने अनुमान लगाया कि वह राजा होगा, परंतु लोगों ने कोई शिष्टाचार या अभिवादन नहीं किया। मैं बड़ा आश्चर्यचकित था और मैंने पूछा कि क्या राजा के प्रति आदर प्रकट करने की कोई परंपरा नहीं है? उन्होंने उत्तर दिया कि दरबारियों के लिए शिष्टाचार बहुत ज़्यादा है, परंतु राजा स्वयं सबसे ज़्यादा अनौपचारिक है।
वह साथियों और अजनबियों के बीच कोई भेद नहीं करता है। निम्नलिखित में से किस शासक के बारे में सिराजी ने यह लिखा है? पहला है अकबर, दूसरा है जहांगीर, तीसरा है जहांदार शाह, चौथा है मोहम्मद शाह रंगीला। इसका सही उत्तर है पहला अकबर। और रफ़ीउद्दीन शिराज़ी जो है ईरान का व्यापारी था, वह लेखक भी था, और उसकी जो रचना है तज़किरात अल मुलुक मुलंक, तो नोट कर लीजिएगा, इसकी पुस्तक है तज़किरात अल मुलुक मुलुक, ठीक ना, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल है नाम, जैसे आप नेट से सर्च कर भी सकते हैं। मुलुक यानी कि मुँह लू और क है लू, लू पर बिंदी है ऊपर, तो मुलुक, तज़किरात अल मुलुक। और उसमें ये भारत यात्रा के दौरान अकबरकालीन घटनाओं का ये उल्लेख करते हैं, और ये जो है आगरा के बारे में जिक्र करते हैं कि वहाँ पे हुई घटनाओं का वर्णन इन्होंने किया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98। वतन जागीर की अवधारणा अकबर के शासनकाल के अंत में विकसित हुई। वतन जागीर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है यह अस्थायी और वंशानुगत भू अनुदान था। दूसरा है भू अनुदान प्राप्तकर्ताओं को दंड करने के लिए यह जब्त किया जा सकता था। तीसरा है एक अमीर को पुरस्कृत करने के लिए नवीन वतन जागीर का सृजन किया जा सकता था। और चौथा है वतन जागीर के राजस्व का हिस्सा इनाम में दिया जा सकता था। आपको इसके लिए कूट बताना है कि कौन सा कूट सही है। पहला कूट है केवल 2 और 4 सही है। दूसरा है केवल 1, 3 और 4 सही है। तीसरा कूट है कि उपरोक्त चारों कथन सत्य हैं। और चौथा है कि केवल 3 और 4 सही है। तो इसमें से बताना है। इसका सही उत्तर है कि उपरोक्त जो चारों कथन हैं, ये चारों कथन सत्य हैं और ये अपने आप में व्याख्यायित हैं, तो इनको डिटेल व्याख्या करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, या थोड़ा बहुत कुछ इम्पोर्टेंट है उनको मैं बता दे रहा हूँ। मुग़ल काल में जो है अकबर के समय यदि मनसबदार को उसके अधिराज्य अथवा अधिकार क्षेत्र यानी कि भू राजस्व आवंटित किया जाता था, तो वह उसकी वतन जागीर कहलाती थी। यानी कि वतन जागीर की आय यदि मनसबदार के वेतन से कम होती थी तो उसे अतिरिक्त तनख्वाह जागीर प्रदान कर उस कमी को पूरा किया जाता था। अगर अपवाद की बात करें तो जो विद्रोह अगर कोई करता था उनसे उसको छोड़ करके साधारणतः वतन जागीर को हस्तांतरित नहीं किया जाता था। यानी कि जो विद्रोह कर देते थे या इस टाइप की हरकत करते थे जो नियमानुकूल शासनाकुल न हो, तो उनका जागीर जो है हस्तांतरित कर दिया जाता था, लेकिन नॉर्मल लोगों का नहीं होता था। सिद्धांतः बादशाह किसी भी वतन जागीर के उत्तराधिकार के प्रश्न को निश्चित करने में स्वतंत्र था, परंतु बादशाह वतन जागीर को नियमतः उनके वंशजों के पास ही रहने देता था। तो इस प्रकार से चारों कथन सही हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99। महिलाओं को दिए गए अनुदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? आपको इसमें से बताना है कि पहला कथन है अबुल फजल ईरानी और तुरानी महिलाओं को प्रदत्त अनुदानों की बात करता है। जहांगीर ने अपने पिता की धाय बहन को महिलाओं को प्रदत्त अनुदानों का विशेष प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया था। तीसरा है मजहर ए शाहजहानी में एम्मा चकों यानी कि भूमि की 2 श्रेणियों चक हा ए मुस्माती यानी महिलाओं द्वारा धारित भूमि और मुज़क्कराती यानी पुरुषों द्वारा धारित भूमि का उल्लेख मिलता है। चौथा है मदद ए मास के बारे में 1690 के फरमान द्वारा औरंगजेब ने पुत्री को यदि वह विवाहित हो या उसके पास अन्य प्रावधान हो तो उसे उसके हिस्से से वंचित किया
और यह निर्धारित किया कि एक विधवा अपने जीवन काल में अपने पति को प्राप्त अनुदान रख सकती है। तो आपको बताना है कौन सा वक्तव्य सही है। इसके लिए कूट दिया गया है। पहला है 1 और 2 सही है। दूसरा कूट है केवल 1, 3 और 4 सही है। तीसरा कूट है 2 और 4 सही है। और चौथा कूट है कि उपरोक्त चारों कथन सत्य हैं। इसका सही उत्तर है यानी कि फोर्थ, यानी कि उपरोक्त चारों कथन सत्य हैं। अगर बात करें अबुल फजल की जो पुस्तक है आईन अकबरी, उसमें ये ईरानी और तुरानी महिलाओं को प्रदत्त अनुदानों की बात करते हैं। और जहांगीर द्वारा अपने पिता की धाय बहन को महिलाओं के अनुदान प्रदान करने वाली संस्था का प्रभारी नियुक्त किया था। यूसुफ मिराक ने अपनी पुस्तक मजहर-ए-शाहजहानी में महिलाओं को अनुदानित भूमि के बारे में बताया है। 1690 ईस्वी के औरंगजेब के फरमान में भी महिलाओं को मदद-ए-माश द्वारा प्राप्त अनुदानों के बारे में हमें विवरण प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से चारों कथन सत्य हैं। चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न यानी कि 100 क्वेश्चन, 100वें क्वेश्चन की तरफ। शाहजहां ने जब करोड़ी या आमिल जो राजस्व संग्रह करता थे और अमीन जो कर के निर्धारक थे के पद को विभाजित कर दिया, तो शाहजहां के काल में करोड़ी के पारिश्रमिक का हिस्सा कितने प्रतिशत निर्धारित किया गया? पहला, यह 5% से कम कर 2.5% कर दिया गया। यह 2% से कम कर 1% कर दिया गया। तीसरा कथन है यह 7.5% से कम कर 5% कर दिया गया। और चौथा है कि यह 8% से कम कर 5% कर दिया गया। तो इसमें से बताना है कौन सा सही है। इसका सही उत्तर है फोर्थ, यानी ये 8% से कम करके 5% कर दिया गया। गुजरात विजय के बाद 1573 में यानी 1573 ईस्वी में अकबर ने मुल्तान, बिहार, राजपूत राज्य तथा गुजरात को छोड़ करके अन्य सभी भागों में साम्राज्य की खालसा भूमि पर करोड़ी नियुक्त किए। प्रत्येक करोड़ी के अंतर्गत इतना क्षेत्र होता था कि जिससे 1 करोड़ दाम अर्थात 2,50,000 रुपये राजस्व की प्राप्ति हो सके। जब शाहजहां ने करोड़ी आमिल जो राजस्व संग्रह करता थे और अमीन जो कर के निर्धारक थे के पद को विभाजित कर दिया, तो शाहजहां के काल में करोड़ी के पारिश्रमिक का हिस्सा 8% से कम करके 5% कर दिया गया। तो इस प्रकार से आज हमने 76 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन यानी कि 25 क्वेश्चन का डिस्कशन किया दूसरे पार्ट के अंतर्गत। और हम प्रत्येक वीडियो सोमवार और शुक्रवार को सुबह 8 बजे यूट्यूब चैनल पे अपडेट करते हैं। तो आप वहां से जा कर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आप एनालिसिस कर सकते हैं। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम अगले वीडियो में उसके सुधार करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये हम प्रक्रिया दिसंबर तक करेंगे और 2023 तक कंप्लीट प्रोसेस में आपका 2018 से 2023 तक का जो जून का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करेंगे। और इसी तरह कंप्लीट वे में डिस्कशन करेंगे जिससे कि आपका सिलेबस पूरी तरह से पूर्ण हो सके और बिना जल्दीबाजी किए हुए, जिससे कि इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए आपके से बाहर बिल्कुल न जाएं। तो ये बिल्कुल सोच में रहेगा कि आपको यूजीसी नेट जेआरएफ जो दिसंबर में आयोजित की जा रही है उसमें आपके लिए वीडियो बेनिफिशियरी हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ, अगर कोई सुझाव भी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।